हेलो फ्रेंड्स, स्टैंडर्ड 10 चैप्टर 2। आज हम देखेंगे अम्ल, क्षार और उसके लवण। अम्ल क्षार, तो अम्ल के बारे में देखेंगे कि इसकी क्वालिटी, अम्ल क्या होता है, क्षार क्या होते हैं और लवण क्या होता है। क्षार को हम बेस भी कहते हैं इंग्लिश में। तो हम शुरू करेंगे एसिड के बारे में। पहले एसिड की डिटेल लेंगे। एसिड ये स्वाद में कैसे होते हैं? खट्टे होते हैं। स्वाद में कैसे होते हैं? खट्टे। ये नीले लिटमस को लाल बनाने में सक्षम है। नीले लिटमस को वो लाल बना देते हैं। ये जलीय विलयन में H+ आयन देते हैं। जलीय विलयन को H+ आयन देते हैं और उसको एसिडिक बनाते हैं, अर्थात अम्ल वाला बनाते हैं। हम आगे परिभाषा हम जानेंगे कि H+ आयन देने वाले पदार्थ एसिडिक होते हैं और OH प्रदान करने वाले बेसिक होते हैं, या जिसे हम क्षार कह सकते हैं। एसिड शब्द लैटिन भाषा से लिया गया है, जिसका मतलब होता है खट्टा, क्योंकि एसिडिक पदार्थ स्वाद में खट्टे होते हैं। गुणधर्म के आधार पर हमने देखा। अब कुछ एसिडों के प्रकार के बारे में देखें तो प्रबल और दुर्बल, इस प्रकार के दो टाइप के एसिड होते हैं। प्रबल एसिड की बात करें तो HCl मीन्स हाइड्रोक्लोरिक एसिड, H2SO4 मीन्स सल्फ्यूरिक एसिड, HNO3 मीन्स नाइट्रिक एसिड। दुर्बल एसिड की बात करें तो एसिटिक एसिड मीन्स CH3 COOH, लैक्टिक एसिड और ऑक्सैलिक एसिड। सांद्र एसिड की बात करें, इसमें भी एसिड की बात करें तो सांद्र और तनु, हार्ड और स्लो, नॉर्मली रूप में हम एसिड समझ सकते हैं। सांद्र एसिड क्या होता है? जिसमें अम्ल अधिक मात्रा में हो, जिसमें पानी की मात्रा कम होती है, एसिड की मात्रा अधिक होती है, इसे सांद्र एसिड कहा जाता है। जो बहुत ही हार्ड एसिड होता है, पानी को बहुत ही जल्दी अवशोषित करता है। तनु एसिड, जिसमें एसिड की मात्रा कम होती है, अम्ल की मात्रा कम होती है, जबकि जल की मात्रा अधिक होती है, जो बहुत ही नॉर्मल एसिड के रूप में गिना जाता है। आगे बढ़ेंगे फ्रेंड्स। क्षारक या बेस जिसे हम कहते हैं। बेस की लाक्षणिकता देखें तो ये स्वाद में कड़वे होते हैं। ये एसिड के बिल्कुल उल्टे, स्वाद में कड़वे होते हैं। लाल लिटमस को नीला बना देते हैं। जलीय विलयन में OH आयन देते हैं। प्रबल क्षार, अब यहाँ पर बात करें तो प्रबल क्षार और निर्बल क्षार की या दुर्बल क्षार की। तो प्रबल क्षार में NOH मीन्स सोडियम हाइड्रोक्साइड, KOH मीन्स पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, CaOH ट्वाइस मीन्स कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्रबल क्षार में गिने जाते हैं। दुर्बल क्षार में NH4OH मीन्स अमोनियम हाइड्रोक्साइड। एक बात हमेशा याद रखनी है फ्रेंड्स कि H+ आयन दान करते हैं, अर्थात एसिडिक होंगे, अर्थात उसमें H वाले पदार्थ उपस्थित होते हैं, और OH वाले होंगे तो वो बेस होते हैं। जैसे हमने यहाँ पे देखा NOH, KOH, COH ट्वाइस, NH4OH, तो इनमें OH लागू होता है, अर्थात ये क्षार है। क्षार जल में घुलनशील क्षारक को क्षार कहते हैं, जैसे NOH, KOH, MgOH ट्वाइस। लवण की बात करें तो लवण अम्ल व क्षार के परस्पर प्रक्रिया से बनने वाला पदार्थ को लवण के रूप में जाना जाता है, जिससे NaCl अर्थात सोडियम क्लोराइड, KCl अर्थात पोटेशियम क्लोराइड इत्यादि। यह है लवण। अब हम आगे मुद्दे पर बढ़ते हैं। इनको पहचानने की प्रक्रिया में सूचक का यूज होता है, जिसे हम इंडिकेटर या सूचक कहते हैं। सूचक किसी दिए गए विलयन में अम्ल या क्षार की उपस्थिति दर्शाता है। इनका रंग या गंध अम्लीय या क्षारक माध्यम में आसानी से बदल जाता है। सूचक के कितने प्रकार होते हैं? सूचक यहाँ पर निम्नलिखित हम देख सकते हैं 3 प्रकार हैं: प्राकृतिक सूचक, कृत्रिम सूचक और गंधीय सूचक। क्या होता है प्राकृतिक सूचक? ये पौधों में पाए जाते हैं। लिटमस पेपर, लाल पत्ता गोभी, हाइड्रेंजिया पौधे के फूल, हल्दी इत्यादि प्राकृतिक सूचक हैं। नेचुरल इंडिकेटर, प्राकृतिक सूचक। दूसरे भाग में बात करें तो कृत्रिम सूचक, ये रासायनिक पदार्थ हैं। मिथाइल ऑरेंज, फिनोक्सिलिन इत्यादि कृत्रिम वैज्ञानिक रूप से बनाए गए सूचकांक सूचक हैं, जो एसिड और बेस को पहचानने की क्षमता रखते हैं। तीसरा हम देखेंगे गंधीय सूचक। गंधीय सूचक की बात करें तो इन पदार्थों की गंध एसिड, अम्ल या क्षार माध्यम में आसानी से बदल जाती है, इसलिए इन्हें गंधीय सूचक कहते हैं, जैसे प्याज, लौंग का तेल इत्यादि। अब सूचक जो यूज़ में आते हैं वो कौन कौन से हैं नॉर्मली, और एसिड के साथ रखने पर क्या प्रक्रिया करते हैं, बेस के साथ रखने पर क्या प्रक्रिया करते हैं, उसको समझेंगे। जैसे लिटमस की बात करें तो नीले लिटमस को एसिड डालने पर वो लाल रंग में बदल जाता है, उसी तरह लाल पे डालने पर बेस को वो नीले में बदल जाता है।
लाल पत्ते गोभी का रस डालने पर वो लाल हो जाता है, एसिड डालने पर लाल पत्ते गोभी रस में, और अगर बेस डालना है तो वो हरा हो जाता है। हल्दी, अगर हल्दी पर एसिड डाली जाए तो उस पर कोई इफेक्ट नहीं होती, परंतु यदि बेस उस पर गिरता है तो वो बदल कर लाल रंग हो जाता है। हाइड्रोजन के फूल का रस के अंदर हम एसिड मिलाते हैं तो नीला रंग हो जाता है, और अगर बेस मिलाते हैं तो गुलाबी हो जाता है। फिनोक्सिलिन एसिड पर कोई प्रक्रिया दर्शाता नहीं है, परंतु जैसे उसके अंदर बेस डाला जाए तुरंत गुलाबी रंग धारण कर लेता है। मिथाइल ऑरेंज, यदि उसमें एसिड डाला जाए तो लाल रंग का, और बेस डाला जाए तो पीला रंग का हो जाता है। प्याज के रस में एसिड मिलाए तो एकदम तेज गंध उसमें से निकलने लगती है प्याज में से, और अगर बेस डाला तो किसी प्रकार की कोई प्रक्रिया दर्शाता नहीं है। वेनिला, इसी तरह की समान गंध रहती है, और अगर बेस डाले तो कोई गंध नहीं आती। लौंग के तेल में समान गंध रहती है, और अगर बेस डाले तो इसमें कोई भी गंध महसूस नहीं होती। आगे बढ़ेंगे, एसिड और बेस के रासायनिक गुणधर्म। एसिड और बेस के रासायनिक गुणधर्मों में पहला मुद्दा लेंगे धातु की प्रक्रिया। धातु की प्रक्रिया में एसिड के साथ की प्रक्रिया और बेस के साथ प्रक्रिया, इस तरह के दो प्रक्रिया में हमको देखना है। तो एसिड के साथ की प्रक्रिया की हमेशा मुद्दा ध्यान रखना है, अगर एसिड को धातु के साथ प्रक्रिया करानी है, एसिड को धातु के साथ, तो उसका लवण और हाइड्रोजन गैस बनती है, अर्थात हाइड्रोजन गैस बनती है, वो गैस बनकर बाहर आ जाती है। जैसे HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ जिंक नाम की धातु की प्रक्रिया होती है, तो जिंक क्लोराइड और H2 गैस उसमें से बाहर आते हैं। क्षार की बात करें तो सेम टू सेम, क्षार अगर एसिड के साथ धातु के साथ प्रक्रिया कराते हैं तो लवण और हाइड्रोजन गैस बनती है, अर्थात सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ जिंक की प्रक्रिया कराने पर सोडियम सिंकेट बनता है, जिसका सूत्र Na2ZnO2, जो एग्ज़ाम में काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सोडियम सिंकेट का सूत्र, सोडियम सिंकेट बनता है और H2 गैस रिलीज होती है। अब देखेंगे पॉप टेस्ट। पॉप टेस्ट क्या होता है? हाइड्रोजन गैस से भरी हुई परखनली के पास एक जलती हुई मोमबत्ती लाई जाए तो पॉप की ध्वनि उत्पन्न होती है, पॉप का साउंड उत्पन्न होता है। इस टेस्ट को ही हाइड्रोजन की उपस्थिति है ऐसा दर्शाता है, जिसे पॉप टेस्ट कहते हैं। अर्थात जब हम ऊपर की धातु के साथ एसिड या बेस की प्रक्रिया कराएं तो उसमें हमने खास नोटिस किया है कि दोनों परिस्थितियों में हाइड्रोजन गैस बाहर आ रही है, तो उसे जानने के लिए पॉप टेस्ट किया जाता है। तो पॉप टेस्ट के लिए क्या करना है, हाइड्रोजन गैस में को पहचानने के लिए उसे परखनली में लेने की कोशिश करनी है और उसके अंदर मोमबत्ती जलाकर उसके पास ले जानी, जिससे क्या होगा, वहाँ पर पॉप का साउंड होगा, पॉप का ध्वनि उत्पन्न होगा, जिससे हम समझ सकते हैं कि अगर पॉप का साउंड हो रहा है तो हमारी प्रक्रिया सही है और उसमें हाइड्रोजन गैस की उपस्थिति नजर आएगी, अर्थात हमारी प्रक्रिया सचमुच क्लियर है। अब हम आगे बढ़ेंगे, धातु के कार्बोनेट और धातु के बाइकार्बोनेट की प्रक्रिया। धातु के कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट की प्रक्रिया के एसिड के साथ और क्षार के साथ, दोनों के साथ प्रक्रिया हमको देखनी है। तो पहले एसिड के साथ प्रक्रिया देखेंगे। यदि एसिड धातु के कार्बोनेट के साथ प्रक्रिया करता है तो लवण, कार्बन डाइऑक्साइड और जल इसको निर्मित करता है। अम्ल के रूप में हम अगर हाइड्रोक्लोरिक एसिड को लें, धातु के कार्बोनेट, कार्बोनेट मीन्स CO3, कार्बोनेट धातु सोडियम, सोडियम नाम की धातु यहाँ ली गई, तो सोडियम के साथ कार्बोनेट मीन्स सोडियम कार्बोनेट का उपयोग करें तो उसमें से लवण अर्थात सोडियम क्लोराइड NaCl और कार्बन डाइऑक्साइड और H2 गैस रिलीज होती है। इसी तरह दूसरा हम एग्जाम्पल ले सकते हैं, अम्ल और धातु के बाइकार्बोनेट, बाइकार्बोनेट मतलब हाइड्रोकार्बोनेट, तो यहाँ पर सोडियम हाइड्रोकार्बोनेट की प्रक्रिया हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ ली गई है। इससे बनने वाला पदार्थ NaCl मीन सोडियम क्लोराइड, कार्बन डाइऑक्साइड और H2 पानी के रूप में नजर आता है। और क्षार के साथ अगर प्रक्रिया कराएं धातु के कार्बोनेट की या बाइकार्बोनेट की, तो उसकी यहाँ पर प्रक्रिया कोई नज़र नहीं आती। आगे बढ़ते हैं, चूने के पानी का टेस्ट, जो एग्ज़ाम में इम्पोर्टेंट है। उत्पादित कार्बन डाइऑक्साइड को चूने के पानी से प्रवाहित करने पर पानी दूधिया हो जाता है, अर्थात स्थिर चूने के पानी पर अगर हम फूंक मारते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड प्रवाहित करते हैं, तो वो उसके सफ़ेद अवक्षेप पानी दिखाई पड़ता है, अर्थात वो पूरी तरह सब दूधिया हो जाता है। क्या प्रोसीजर उसकी, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ अगर कार्बन डाइऑक्साइड गैस उस पर रिलीज की जाए तो कैल्शियम कार्बोनेट और पानी इस तरह के सफ़ेद अवक्षेप प्राप्त होते हैं। और अगर अधिक मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड ली जाए तो जल में घुलनशील कैल्शियम प्राप्त होता है, अर्थात कैल्शियम कार्बोनेट पानी के साथ प्रक्रिया कराने पर कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा अगर अधिक करते हैं तो कैल्शियम हाइड्रोकार्बोनेट जैसी पद्धति सामने आती है, CaHCO3 पर ट्वाइस प्राप्त होता है।
अब आता है अम्ल और क्षार की परस्पर प्रक्रिया। परस्पर प्रक्रिया का क्या बनाते हैं? परस्पर प्रक्रिया में अम्ल और क्षार की प्रक्रिया कराई जाए तो लवण और जल बनता है, ये बात हमेशा नोट में रखनी है। जिसमें हम बात करेंगे पहले तटस्थीकरण अर्थात उदासीनीकरण की प्रक्रिया, जिसको हम इंग्लिश में न्यूट्रलाइजेशन बोलते हैं। जब अम्ल द्वारा क्षारक का प्रेरित प्रेक्षित प्रभाव तथा क्षारक द्वारा अम्ल का प्रभाव समाप्त हो जाता है और परिणाम स्वरूप लवण और जल प्राप्त होता है, तो उसे उदासीनीकरण की प्रक्रिया कहते हैं। जब अम्ल और क्षार का प्रेक्षित प्रभाव और क्षारक द्वारा अम्ल का प्रभाव समाप्त हो जाए तो परिणाम स्वरूप लवण और जल प्राप्त होता है, तो उसे क्या कहते हैं? न्यूट्रलाइजेशन अर्थात उदासीनीकरण की प्रक्रिया कहते हैं। उसे हम इस एग्जाम्पल से समझेंगे, जैसे NaOH, क्या है यहाँ पर? ये NaOH बेस, जिसे हम सोडियम हाइड्रोक्साइड कहते हैं, और दूसरा है एसिड अर्थात HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड। दोनों की प्रक्रिया कराई जाए तो पहला प्राप्त होने वाला पदार्थ लवण होगा और दूसरा जल। जैसे यहाँ पे पहला लवण क्या है? NaCl सोडियम क्लोराइड, जो लवण के रूप में प्राप्त हुआ, और दूसरा आजाद होने वाला पदार्थ H2 अर्थात पानी। इसी तरह हम उसकी प्रबलता और दुर्बलता, एसिड और बेस की प्रबलता दुर्बलता के आधार पर कुछ लवण की प्रबलता और दुर्बलता आधार रखती है, उसको हम समझेंगे। जैसे प्रबल एसिड और दुर्बल क्षार लेते हैं तो वहाँ पर जो लवण प्राप्त होगा वो अम्ल के हिसाब से अम्लीय लवण होगा, क्योंकि प्रबल अम्ल है इसलिए वो अम्लीय लवण प्राप्त होगा। और जल तो बाहर आना ही है, जल इसमें फिक्स है, H2 बाहर आएगा। दुर्बल अगर एसिड लेते हैं, प्रबल क्षार लेते हैं, तो प्रबल क्षारता लवण में ज़्यादा नजर आएगी, इस तरह क्षारीय लवण प्राप्त होगा और जल बाहर आएगा। प्रबल एसिड और प्रबल क्षार लें तो दोनों की प्रबलता के कारण न्यूट्रलाइजेशन अर्थात उदासीनीकरण प्रक्रिया दिखी जाएगी, इसलिए लवण कैसा होगा? उदासीन, और जल प्राप्त होगा। और दुर्बल एसिड की बात करें तो दुर्बल एसिड और दुर्बल क्षार, दुर्बल बेस यूज़ करें तो उसमें दोनों की दुर्बलता की प्रक्रिया बराबर होने पर उदासीन लवण न्यूट्रल लवण प्राप्त होगा और जल अलग होगा। इस तरह हम आगे की प्रक्रिया समझेंगे, अम्लों के साथ धातु के ऑक्साइड की प्रक्रिया, जिसको हम वीडियो नंबर 2 में देखेंगे। अभी के लिए इतना।